दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थे। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे। अब वो बहन भाई बड़े हो चुके थे। उनमें से एक बड़े भाई का तो विवाह हो चुका था। खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे सभी। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव की और आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। चूँकि उस ज़माने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, इसलिए सभी मिलजुल कर काम करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकल गए। सातों भाई की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले सब्जी काटने के औजार से साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी कटा बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब बहन सोचने लगी कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझ खाना नहीं खाएंगी। छोटी बहन इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है। सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाया है, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत है। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट साग बनाया है? पहले तो बहन डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही बनाया है। बहन अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा से सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन बहन को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने बहन को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास बहन को हो गया था कि किस प्रकार उसके भाई उसके मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने बहन को लेकर घने जंगल में ले जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं।
जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बिठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले गए। तब बहन को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूरी हो, इसलिए वह मचान में जाकर बैठ गई। फिर सभी भाई केंद के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर टोंगरी, जिसे क्या बोलते हैं छोटा पहाड़, उस पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार देते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी बहन पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है कि बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इसका मतलब है कि जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करने लगते हैं। छाओं भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर से चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों भाइयों से सबसे निपुण था। बहन जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। छहों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है, तो तीर को धीरे से छोड़ता है। बहन हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है कि बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है। राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश दे देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल भेज दिया जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा कर लेता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी का ढेर लेके जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। और उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। वह इधर उधर देखता है किंतु उन्हें कोई नजर नहीं आता और फिर वह नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। उसका भाई ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह गए कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 60 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी का ढेर लेकर आ जाता है। वे सभी अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक छोटे कुएं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उस घड़े में छेद होने के कारण सारा पानी निकल जाता है और वह वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगा कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को वहाँ कुएं में मेंढक, केकड़ा और मछली सुन व देख रहे थे और वे तीनों उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। उसके बाद वह उन्हें अपनी आपबीती को विस्तार से बताता है
और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ? नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक बोला कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाएंगे। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब अपनी बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को शक भी नहीं होगा। फिर वह उनके छोटे भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब उसकी बहन का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया, तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है, और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा झुंड उग जाता है। इस घटना के कई सालों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह सुंदर सुंदर बांस के झुंड को देखकर सोचने लगा कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा, जो कि एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकालेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काट लेता है। जोगी इस उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है। इस बांस की आवाज़ इतनी सुंदर है, तो यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज़ निकालेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रे का निर्माण कर लेता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचा, और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार केंद्रे का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो गया, और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करे, बार बार एक ही धुन निकल जाए, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर दुश्मन कर घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर दुश्मन कर घर, बजाता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में जब वह प्रवेश करता है तो केंद्रा खुद ही बजने लग गया। जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर छोट भैया कर कर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा भाई चंद्राकर मोहित हो गया, और यह धुन सुनकर छोटे भाई से रहा नहीं गया, और जोगी से केंद्रा की मुँह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लिया। जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, और छोटे भाई अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है। घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं मिला। फिर वह अपने नौकरों से पूछता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचने लगा, शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर निकलता, यही घटना हर बार देखने को मिलती, और लगातार होने के कारण भाई के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है। वह अपने भाइयों तथा भाभीयों से भी पूछता है, और वे लोग भी सजावट करने की बात से मना कर देते हैं। एक दिन भाई सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहा बोलकर निकल जाता है, और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप गया। कुछ समय इंतजार के बाद छोटा भाई देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आ जाती है,
और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्र में समा जाती है। यह देखकर उसके छोटे भाई की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस लड़की की शक्ल उसके छोटी बहन की जैसी ही होती है। उसका छोटा भाई अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है, और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्र में जाने लगती है, तब छोटा भाई उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत केंद्र को जला देता है, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है। दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह कहानी? यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।